स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास शुरू करेंगे कॉमर्स वाणिज्य की, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था पुस्तक पालन यानी बुक कीपिंग। बुक कीपिंग यानी पुस्तक पालन का अर्थ है पुस्तकों को सही ढंग से रखना, अर्थात व्यापार में हमारे जो भी लेन देन होते हैं, जो भी कार्य होता है, उसके लिए जो भी हम पुस्तकें बनाते हैं उन पुस्तकों को निर्धारित ढंग से रखना, ताकि जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम उन पुस्तकों को निकाल कर देख लें कि हमारे व्यवसाय में क्या लेन देन हुआ था और क्या नहीं हुआ था। आज हम कुछ उन शब्दों की बात करेंगे जिसका आपके पुस्तक पालन से बहुत अधिक संबंध है, या जो आपके कॉमर्स यानी वाणिज्य में काम आते हैं। पुस्तक पालन से संबंधित शब्दावली। पहला हमारा सबसे महत्वपूर्ण शब्द है व्यापार, जिसे हम कहते हैं बिजनेस। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा कार्य जो हम किसी लाभ को कमाने के उद्देश्य से करते हैं, वह हमारा व्यापार या बिजनेस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा व्यापार का स्वामी, मीन्स ऑनर ऑफ बिजनेस। जो भी व्यक्ति व्यापार शुरू करता है या जो व्यक्ति व्यापार का संचालन करता है, वही अपनी पूंजी लगाकर उस व्यापार को शुरू करता है, वह व्यापार का स्वामी या ऑनर ऑफ बिजनेस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा व्यवहार या लेन देन। कोई भी ट्रांजैक्शन, कुछ भी, चाहे वो हमने वस्तु खरीदी हो, बेची हो, उसको हम व्यावहारिक लेन देन या व्यापार कहते हैं। इस लेन देन को हम सौदा भी कह सकते हैं। वस्तुओं और सेवाओं को नगद यानी कि उसी समय पर पैसे देकर खरीदा या बेचा जाता है, तो वह हमारा नगद लेन देन कहलाता है। और यदि उसका भुगतान बाद के लिए कर दिया जाता है तो वह हमारा उधार लेन देन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा ऋणी एवं धनी, डेबिट एंड क्रेडिट। ये दोनों शब्द ऋणी और धनी हमारे पुस्तक पालन के बहुत महत्वपूर्ण, हमारे कॉमर्स के बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन दोनों को अगर हम सही तरीके से समझ लेंगे तो हम अपने कॉमर्स के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे कि हमें क्या ऋणी करना है, क्या धनी करना है। किसी खाते का बायां भाग, हम कोई भी खाता बनाएंगे जो हम आगे आपको बताएंगे, उसका बायां भाग यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वह हमारा ऋणी यानी डेबिट कहलाता है, और राइट हैंड साइड यानी कि जो दायां भाग है वह हमारा क्रेडिट या धनी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रविष्टि या लेखा। किसी चीज़ के बारे में एंट्री करना या प्रविष्टि या लेखा करना। कोई भी हमारा व्यवहार हुआ, माना हमने कोई माल बेचा तो हमने सीधे सीधे उसका लेखा कर दिया, तो कोई भी व्यवहार जो हमारा व्यापार में हो रहा है उसको पुस्तकों में लिखना ही हमारा प्रविष्टि या लेखा यानी कि एंट्री कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा माल यानी कि गुड्स। कोई भी माल जो हमने बेचने के लिए, कोई भी वस्तु जो हमारे पास बेचने के लिए है या निर्माण होने के पश्चात हमारे पास है, वह हमारा माल कहलाती है। माल, पहले हम कुछ कच्चा माल खरीद लेते हैं, हो सकता है कि हमारा उत्पादन करने का कार्य हो, हम उस माल को उत्पादित करके उसे विक्रय यानी कि बेचने योग्य बनाते हैं। तो इस प्रकार ऐसी वस्तुएं जिनका हम निर्माण करते हैं या व्यापार में बेचने के लिए होते हैं, वे सभी हमारी माल या गुड्स कहलाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रय। क्रय यानी परचेस खरीदना, किसी भी वस्तु को खरीदना।
हमारा व्यापार की भाषा में, कॉमर्स की भाषा में हमारा क्रय कहलाता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में हम परचेज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा विक्रय। विक्रय का मतलब होता है किसी वस्तु को, किसी माल को, किसी उत्पाद को बेचना, जिसको इंग्लिश में हम सेल्स कहते हैं। कॉमर्स की भाषा में हम माल को खरीदने के लिए क्रय और माल को बेचने के लिए हम विक्रय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रय वापसी, मीन्स परचेज रिटर्न। कई बार ऐसा होता है कि हम जो माल खरीदते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आ जाती है, कोई माल टूट फूट जाता है, कोई माल क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो हम उस खरीदे हुए माल को जिस व्यक्ति से, जिस कंपनी से, जिस उद्योग से हमने वो माल खरीदा है उन्हें वापस करते हैं, तो वह माल हमारा क्रय वापसी कहलाता है या परचेस रिटर्न कहलाता है। अर्थात हमने खरीदे हुए माल को रिटर्न कर दिया या वापस भेज दिया। नेक्स्ट है हमारा विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न। जो माल हमने किसी ग्राहक को, किसी व्यक्ति को बेचा है, यदि उस माल में किसी प्रकार की कोई कमी है, किसी भी प्रकार की टूट फूट है, तो वह व्यक्ति या ग्राहक उस माल को हमारे पास वापस भेज देता है। इस तरह हमारा जो बेचा हुआ माल है वह हमारे पास वापस आ जाता है। तो यह हमारा विक्रय वापसी या सेल्स रिटर्न कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसमें स्टॉक, रहतिया या स्कंध, मीन्स स्टॉक। अभी स्टॉक हम अपने व्यापार में, अपने कॉमर्स में दो प्रकार के स्टॉक को पढ़ते हैं, जिसमें पहला हमारा होता है प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक। क्या है ये ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक हम व्यापार में वर्ष भर बहुत प्रकार के लेन देन करते हैं। कुछ माल हम खरीदते हैं, कुछ माल हम बेचते हैं। यह व्यापार में वर्ष भर में निरंतर चलता रहता है, बेचना खरीदना, बेचना खरीदना। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब हम अपने खाते बंद करते हैं, तो जब हम अपने खाते बंद करते हैं तो कुछ माल ऐसा होता है कि हमारे पास बचा रह जाता है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हमने जितना माल खरीदा बेचने के लिए वो सब बिक गया हो, कुछ माल हमारे पास बचा भी रह जाता है। वही माल जब हम अगले साल में लेकर जाते हैं, अगले वर्ष में लेकर जाते हैं, तो वही माल हमारा ओपनिंग स्टॉक या प्रारंभिक रहतिया बन जाता है। एक स्टॉक हमारा होता है अंतिम रहतिया यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो माल वर्ष के अंत में हमारे पास रह गया वह माल हमारा क्लोजिंग स्टॉक यानी कि खातों को बंद करने के समय जो माल हमारे पास रह गया, अंतिम रूप से जो माल हमारे पास पड़ा रह गया, वह हमारा माल अंतिम रहतिया या क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है या क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे संपत्ति यानी कि असेट्स। असेट्स संपत्ति ऐसी चीज़ें जो हमारे व्यापार में, जो हमारे व्यवसाय में, व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक होती है या व्यवसाय के संचालन के लिए हम जिन संपत्तियों का प्रयोग करते हैं वह हमारी चाहे स्थायी रूप से हो या अस्थायी रूप से हो, वे सभी हमारी संपत्ति यानी कि एसेट्स कहलाती हैं। ये हमारी कुछ भी हो सकती है, जैसे भूमि हो सकती है, भूमि यानी कि लैंड, भवन हो सकता है। भाई हम कोई भी व्यापार है, किसी भवन में या किसी भूमि पर हम उद्योग लगाएंगे या निर्माण कार्य करेंगे। फर्नीचर हो सकता है, ठीक है। तो व्यवसाय के संचालन के लिए चाहे स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से कुछ संपत्तियां व्यवसाय के संचालन में प्रयोग होती हैं। इन्हें संपत्ति या
एसेट्स हम कहते हैं, जैसे भूमि हो सकती है, भवन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा दायित्व। दायित्व यानी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज व्यवसाय, ऐसा तो नहीं है कि हम जो पैसा लगा रहे हैं उसी से चल जाए। कई बार हमें व्यवसाय के संचालन के लिए कुछ व्यक्तियों से, कुछ संस्थाओं से ऋण लेने की आवश्यकता होती है। यही ऋण हमारा दायित्व बन जाता है, दायित्व कहलाता है, और इसका हमें भुगतान करना होता है। हम एक एग्जाम्पल जैसे बताते हैं आपको इसका। बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष क्या होता है हमारा? बैंक ओवरड्राफ्ट। कई बार व्यापारियों को पैसे की जरूरत होती है, तो जितना पैसा उनके पास बैंक में जमा होता है वह उससे अधिक धनराशि निकालने के लिए बैंक से कहता है, तो बैंक उसे उसके खाते में जमा राशि से अधिक धन निकालने की अनुमति देता है। तो ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक अधिविकर्ष बन जाता है। व्यापारी का, कंपनी का जिसका भी ये दायित्व होता है कि वह इसको समय रहते लौटा दे। एक दायित्व हमारा हो सकता है देय पत्र, यानी कि बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जब किसी व्यक्ति को हम माल बेचते हैं उससे हमें भुगतान प्राप्त करना होता है, या ये मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति से माल खरीदा, उसे हमें आगे भविष्य में भुगतान करना होता है, तो वह हमें एक प्रतिज्ञा के रूप में एक पत्र दे देता है। एक पत्र हमसे साइन करवा लेता है कि आप इतने समय बाद इस तारीख को हमारा भुगतान करेंगे। तो वह पत्र हमें पास जो देता है उसे हम देय पत्र कहते हैं, अर्थात देय पत्र में धनराशि को हमें भुगतान करना ही होता है। तो यह हमारा एक प्रकार का दायित्व बन जाता है। अगला शब्द हम लेंगे पूंजी। पूंजी यानी कैपिटल। जिस धन को लगाकर या जिन संपत्तियों को धन के रूप में लगाकर व्यवसायी लाभ के उद्देश्य से कोई व्यापार शुरू करता है वह हमारी पूंजी यानी कि कैपिटल कहलाती है। अतः व्यापार में लगाया गया धन या संपत्ति जो व्यवसाय के संचालन या लाभ के लिए लगाई गई है वह हमारी पूंजी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा आहरण या ड्राइंग। कभी कभी जो व्यापारी होता है वो अपने व्यापार से, अपनी फर्म से, अपनी कंपनी से कुछ धन अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए यानी अपने खुद के खर्चे के लिए, अपने निजी व्यय के लिए बिजनेस में से विड्रॉ कर लेता है या निकाल लेता है। तो इस प्रकार का जो निकला हुआ हमारा जो धन होता है वह हमारा आहरण कहलाता है। आहरण जो धन हमने अपने निजी व्यय के लिए या जो धन व्यापारी द्वारा अपने निजी या व्यक्तिगत व्यय के लिए निकाला गया है वह हमारा आहरण या ड्राइंग कहलाता है। एक शब्द आता है हमारा छूट। कोई भी हमने माल खरीदा उसका हमें भुगतान देना। मान लीजिए कि हमने 1000 रुपये का माल खरीदा, उसका हमें उस व्यक्ति को जिससे हमने माल खरीदा है भुगतान करना है, लेकिन उसने कहा कि आप हमें केवल 950 रुपये का भुगतान कर दीजिए। भाई माल हमने खरीदा था 1000 रुपये का और हमें भुगतान करना है 950 रुपये का, तो 1000 में से 950 रुपये जो उसने कमी करी है, जो उसने घटाया है, जो उसने रियायत दी है वह हमारी छूट की श्रेणी में आती है। एक शब्द हमारा हो सकता है अप्राप्य ऋण। अप्राप्य ऋण क्या होता है? ऐसा धन जैसे हमें किसी व्यक्ति से कोई धन मिलना है लेकिन वह धन हमें उस व्यक्ति से नहीं मिला, ना हो सकता है मिलने की संभावना ही ना हो, तो ऐसे धन को हम अप्राप्य ऋण या अशुद्ध ऋण या बैड डेब्ट्स की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात हमें ना वसूल होने वाली धनराशि अप्राप्य ऋण
कहलाती है। खाता बहुत जरूरी शब्द है हमारा ये। जो भी हम व्यापार में लेन देन करते हैं उन सभी लेन देनों का, जैसे मान लीजिए क्रय करा हमने, माल को खरीदा, तो क्रय से संबंधित जितने भी हमारे व्यवहार हुए, जितने भी लेन देन हुए, उन्हें हम एक स्थान पर एक जगह रख देते हैं, एक जगह लिख देते हैं। तो इसे एक जगह लिखना या एक साथ लिखना, किसी व्यवहार से संबंधित जानकारी को समस्त एक जगह लिखना ही हमारा खाता या अकाउंट कहलाता है। लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स, ये एक प्रकार का हमारा दायित्व होता है। दायित्व, इसका मतलब हमें किसी को पैसा देना है। हमने किसी व्यक्ति से माल खरीदा तो वह हमारा क्रेडिटर यानी कि लेनदार बन गया, हमें उसके उस धन का भुगतान करना है। नेक्स्ट है हमारा देनदार। देनदार हमारी एक प्रकार की संपत्ति होती है, यानी कि हमें किसी व्यक्ति से धन प्राप्त होना है, भविष्य में होना है, लेकिन होना तो है, हमारे पास धन तो आना है। तो वह हमारे जिन व्यक्तियों से हमें धन भविष्य में प्राप्त होना है वे हमारे देनदार बन जाते हैं। बैंक के अजैविक खर्च तो हमने आपको बता ही दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट, जब हम अपने खाते में जमा राशि से अधिक धन निकाल लेते हैं तो वह हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाता है। आज हम कुछ इन जरूरी शब्दों को लेकर ही चलेंगे। इन शब्दों का हमारे वाणिज्य में, हमारे कॉमर्स में बहुत अधिक महत्व है। हम अपने प्रारंभ से ही इन शब्दों को लेकर चलेंगे, और अगर ये आपको इन शब्दों की जानकारी नहीं होगी तो आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे कि क्या व्यवहार हुआ, किस प्रकार का हमें लेखा करना है और किस प्रकार का नहीं। आप इन सभी शब्दों को अच्छी तरह समझने के बाद में हम आपका जो इसमें हमारा पहला टॉपिक होता है रोजनामचा यानी जर्नल, इसे हम शुरू करेंगे। लेकिन इसे शुरू करने से पहले आपको इन सभी शब्दों की, कॉमर्स की में इन सभी शब्दों को आपको समझना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आप इन शब्दों को नहीं समझ पाएंगे तो आप किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शंस को नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।